हेलो मेरे छोटे भाई, आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। और आपको इसी मस्ती को अगर यूटिलाइज करते हुए मैं आपसे ये कहूँ कि आप सुबह 7 बजे तैयार होके, हालांकि आपका मन तो होता नहीं है, बट आप सोचो, इमेजिन कर लो कि आप सुबह 7 बजे तैयार होके स्कूल की तरफ निकलते हो और आपका जो स्कूल है वो आपके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और स्कूल जाने का क्योंकि आपका मन तो है नहीं, तो जो आप स्कूल की तरफ जा रहे हो तो बहुत धीरे 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 आप स्कूल की तरफ बढ़ रहे हो। तो मान लेते हैं आपकी जो स्पीड होगी वो होगी 4 किलोमीटर पर आवर की। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपको स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा और वो कौन सा टाइम हो रहा होगा जब आप स्कूल अपने पहुंच जाओगे? तो आप कहोगे कि सर 7 बजे मैं स्कूल के लिए निकला हूं, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 4 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ टाइम का फॉर्मूला लगा के मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि 3 घंटे में मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा। तो जब मैं स्कूल पहुंच रहा हूँगा तो उसका समय हो रहा होगा 10, यानी 10 बजे आप स्कूल पहुंच जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। और अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब आप स्कूल 7 बजे निकले तो रास्ते में एक शॉप आया, ठीक है भाई, आपका मन हुआ होगा कि चलो कुछ खा के चलते हैं, वैसे भी स्कूल जाने का मन तो है नहीं, तो कुछ खा लेते हैं रास्ते में। तो आप किसी शॉप पे रुके और आप जलेबी वलेबी खाए वहाँ पे बढ़िया। अब जो शॉप है वो आपके घर से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, ठीक है। अब आप वहाँ पे जलेबी वगैरह, कहानी अच्छे से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपके घर से शॉप है वो 4 किलोमीटर पे है और अब आप वहाँ से तैयार होके, मतलब जलेबी वलेबी खा के अब आप स्कूल की तरफ निकले और आप स्कूल पहुँच गए। स्कूल आप पहुँचे 10 बजे। अब वहाँ पे हुआ ये कि आपको पता चला आज तो छुट्टी था, आप तो भूल गए थे कि आज स्कूल है। अब ये कैसे, क्यों नहीं, टेंशन होगा ना स्कूल जाने की आपको बड़ी टेंशन होती होगी, तो भूल गए होगे उस टेंशन में। तो चलो मान लेते हैं कि आप स्कूल पहुंचे, 10 बज रहा था और अब आपको ये पता चला कि स्कूल तो आज बंद है। तो अब आप वापस घर की तरफ चले आए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, अब आप घर आ चुके हो, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो कौन सा समय हो रहा था जब आप अपने शॉप पे थे, अपने नहीं, उस जलेबी के शॉप पे थे, तो क्या आप बता सकते हो? तो अब आप दिमाग लगाओगे कि सर स्कूल से तो मैं वापस आ गया। अब आप आराम से सोचोगे कि घर से जो शॉप है वो तो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था और मेरी स्पीड 4 किलोमीटर पे ही थी। तो वही फॉर्मूला लगाया आपने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपने कैलकुलेट कर लिया कि सर 1 घंटे में मैं शॉप पे पहुंच गया था। तो यानी कि अगर 7 बजे आप अपने घर से निकले थे तो 8 बजे आप कहाँ पे थे? शॉप पे थे। तो आप कह दोगे कि सर 8 बज रहा था। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये आंसर सही है, करेक्ट है, बट ये कंप्लीट नहीं है, इसके 2 आंसर आएंगे, तो आपको अरे ये कैसे हो गया सर, 2 आंसर कैसे आएगा? तो देखो, जब आप स्कूल से घर की तरफ आ रहे थे तो आप उसी शॉप से होते हुए आए होगे ना। अब स्कूल आप पहुंच गए थे 10 बजे और 10 बजे से जब आप घर की तरफ निकले होगे तो स्कूल है 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और शॉप है आपके घर से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो स्कूल के रेस्पेक्ट में जो शॉप का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। तो आप जब वापस लौट रहे थे तो वो भी तो एक समय था जब आप उस शॉप के पास थे। तो वो समय क्या हो रहा था सर? तो वो समय हो रहा था
कि अब आप वापस से सेम वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था स्कूल और उस शॉप के बीच में और आपकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, तो आपको 2 घंटे लगे। यानी कि जब आप स्कूल से 10 बजे निकले तो शॉप पे आपको पहुंचने में क्या समय हो रहा था, 12 बज गए थे। तो इस पूरे स्कूल जाने और वापस आने के बीच में आप उस शॉप पे 2 बार गुजरे और दोनों बार का जो टाइम था तो एक का समय था 8 बज रहा था और दूसरा समय कब था कि 12 बज रहा था। तो कहानी को समझ में आई आपको? तो ये जो सेकंड सिचुएशन है ना बच्चों, यही तो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने क्लास 9th में लीनियर पॉलिनोमियल तो पढ़ लिया होगा। तो जो पहला केस था, जब आप अपने घर से निकले और आप स्कूल गए तो वहाँ पे समय जो हो रहा था वो एक बार टाइम आया कि आप स्कूल जब पहुँचे तो कितना बज रहा था, 10 बज रहा था। तो वो एग्जाम्पल था किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। और ये जो सेकंड कंडीशन है जो शॉप आ गया बीच में, तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो समझ पा रहे हो आप बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी कई सारी सिचुएशन होती हैं या कंडीशंस होती हैं जहां पे एक ही चीज़ की 2 वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर एक वैल्यू निकल के आ रहा है किसी सिचुएशन का तो वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, और 2 क्वाड्रेटिक और अगर 3 आ जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या है ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्या है ये पॉलिनोमियल? आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल को पढ़ा होगा, आपने वहां पे बेसिक आइडियाज लिए होंगे। तो अब आपको क्लास 10th में अगर पॉलिनोमियल पढ़ने को मिल रहा है तो इसमें क्या मिल रहा होगा? तो इसमें आपको यही वैल्यू ही फाइंड करने को दिया जाएगा कि कैसे आप एक एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन की 2 वैल्यूज को आप निकालोगे या फाइंड करोगे। तो चलो इस चीज को समझते हैं और देखते हैं कि क्या है ये जिसमें आपको पढ़ने को मिलता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक और लीनियर में क्या डिफरेंस हो जाता है। तो चलो समझते हैं ये सब। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। और अगर मैं एकदम बेसिक से बताऊं और आपका क्लास 9 का थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, तो आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। तो आपने वहां पे क्या पढ़ा था? तो आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल। तो क्या पॉलिनोमियल जो वर्ड है इसका मीनिंग बता सकते हो कि क्या लिखा हुआ है? तो देखो बच्चों, ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो है आपका पॉली और एक है नोमियल। और अगर मैं बात करूं पॉली की, तो पॉली मीन्स होता है क्या, मेनी। पॉली मीन्स क्या हो जाता है, मेनी। और नोमियल मीन्स क्या होता है, टर्म। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे, पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। यानी कि मेनी टर्म्स। तो मेनी टर्म्स क्या? तो सर मेनी टर्म्स से मिलके बना एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन क्या है सर? तो देखो, अगर मैं बात करूं एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन आपका मिलके बना होता है वेरिएबल से, इसके बाद आपका यहां पे आता है कुछ नंबर्स जिनको आप कांस्टेंट भी बोलते हो, और इसके बाद आ जाता है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो अगर मैं बात करूं वेरिएबल्स में, तो वेरिएबल्स क्या हैं? आप, आई होप कि आपको पता होगा वेरिएबल्स क्या हैं। वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू क्या हो, डिफाइन ना हो।
जो फिक्स ना हो, जो चेंज हो जाएं, वो हो जाते हैं वेरिएबल्स। और उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं उनको डिनोट करने के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वाई जेड, ये कुछ हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स के एग्जाम्पल हैं जिनको हम सिंबल के तौर पे अल्फ़ाबेट से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। नंबर्स और कांस्टेंट की बात करी जाए तो नंबर्स आप जानते हो 1 2 3, और ये जो नंबर्स हैं हमारे क्या हैं? फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि 3 को लगेगा कि यार मैं तो 3 रह रह के बोर हो गया हूँ, अब मुझे 3 नहीं रहना है, अब मैं 4 हो जाता हूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, तो वो फिक्स है। तो इसलिए जो नंबर्स हैं हमारे वो क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि वो फिक्स है। और बात करी जाए मैथमेटिकल ऑपरेशन की तो प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इसमें आप क्या क्या यूज़ कर लेते हो? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये तो आप बचपन से करते आ रहोगे, लेकिन वहाँ पे आपको नंबर्स मिलते होंगे जिनको आप क्या करते थे? ऐड करते थे। लेकिन अब जब आप हायर क्लासेस में जा रहे हो तो अब आपको नंबर ही नहीं, उनके साथ साथ वेरिएबल्स भी आपको क्या करना पड़ रहा है? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आया समझ में? तो अगर मैं इन सभी को मिला दूं तो क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन। तो कैसे? आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर लिया? नंबर्स का और वेरिएबल का। यहाँ पे नंबर क्या क्या है? 2 एंड 3, और वेरिएबल्स यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? x। और मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या दिख रहा है? प्लस एंड माइनस। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, यानी कि कई सारे टर्म्स, तो सर ये टर्म्स क्या है? ये टर्म जो आप बता रहे हो ये क्या है? तो देखो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई, आप समझो यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे प्लस और माइनस है, ये क्या कर रहा है? इस एक्स स्क्वायर को और यहाँ पे इस 2x को, और तीसरी बात करी जाए 3 को, इन सब को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है ना? तो प्लस और माइनस ही क्या करता है? इस एक्सप्रेशन में ये डिफाइन करता है, या फिर कह दो कि प्लस और माइनस यहाँ पे इन नंबर्स को क्या करता है? टर्म्स में डिवाइड करता है। जैसे अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म्स हैं। पहला है आपका एक्स स्क्वायर, दूसरा है आपका 2x, और यहाँ पे क्या है? 3। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लिख दूं तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ 3x माइनस 5, तो देखो ये भी एक एक्सप्रेशन है ना? और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टर्म्स की तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 2, एक तो 3x और एक माइनस 5। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपको यहाँ पे 2 टर्म्स क्या होंगे? दिख रहे होंगे। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लिख दूँ x, तो ये क्या है? ये एक टर्म है, और एक टर्म का बना हुआ ये क्या है? पॉलिनोमियल। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। क्या सर हम 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। अगर इसमें मैं और टर्म्स लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल, यानी कि ढेर सारे टर्म्स से बना हुआ एक एक्सप्रेशन। समझ पा रहे हो आप? तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा टर्म है वो कौन डिसाइड कर रहा है? प्लस एंड माइनस। अब इसी पे एक सवाल अगर मैं आपसे ये कहूँ, ध्यान से समझना बच्चों, अगर यहाँ पे जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ 3 मल्टीप्लाई x माइनस 5, और अब मैं कहूँ कि इस एक्सप्रेशन में, ये भी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं?
तो आप क्या कहोगे? इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? तो आप यहाँ पे कहोगे कि सर ये आपका मिलके एक टर्म बनेगा और ये होगा आपका दूसरा टर्म। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो इसको 1 पढ़ रहा होगा, इसको 2 पढ़ रहा होगा, इसको 3? तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना भाई। आप यहाँ पे इसको एक टर्म पढ़ोगे और यहाँ पे ये 5 आपका दूसरा टर्म। क्यों? क्योंकि जो प्लस एंड माइनस सिंबल है बस वही क्या करेगा? टर्म्स को डिफाइन करेगा। और इसी पे अगर मैं ऐसे कर दूं कि यहाँ पे लिख दूं मैं x/3 - 5, तो देखो ये जो 3 है ये किस में आ गया? डिवाइड में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पूछूं कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ भी आप कहोगे कि सर यहाँ भी 2 ही टर्म हैं। एक आपका क्या है? x/3 और दूसरा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? 5। समझ पाए? तो टर्म्स आया समझ में। अगर ये क्वेश्चन अब पूछा जाएगा तो बता लोगे, हालांकि ये सब क्लास 9th में आपने पढ़ा था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, टर्म समझ में आया। अब देखो टर्म के साथ साथ एक और चीज़ आ रही है, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे कि सर वेरिएबल और नंबर तो ठीक है, बट आपने एक बार x को सिर्फ x लिखा और एक बार आपने x को स्क्वायर में लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ? तो अब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो यानी कि अब आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो अब समझते हैं कि यहाँ पे हमने एक बार x लिखा था और एक बार x स्क्वायर लिखा था, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको समझते हैं। तो देखो अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो देखो बच्चों, पॉलिनोमियल को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है पॉलिनोमियल को। एक आपका है टर्म के बेसिस पे, एक है टर्म के बेसिस पे और दूसरा है आपका डिग्री या फिर कह लो पावर के बेसिस पे। तो अगर मैं बात करूं टर्म के बेसिस पे, तो टर्म के बेसिस पे कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे? तो आपने अभी एग्जाम्पल में देखा था कि मैंने एक टर्म का पॉलिनोमियल लिखा था, 2 टर्म का भी पॉलिनोमियल लिखा था और 3 टर्म का भी लिखा था। तो अगर मैं बात करूं एक टर्म के पॉलिनोमियल की, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। और अगर मैं बात करूं 2 टर्म के पॉलिनोमियल की, तो वो हो जाता है बाइनोमियल। ऐसे ही अगर मैं 3 टर्म पॉलिनोमियल की बात करूं तो वो हो जाएगा ट्राइनोमियल, है ना, जिसमें 3 टर्म होंगे। और अगर 3 टर्म से ज़्यादा हो गया सर, तब क्या कहेंगे? तब हम उसको यहाँ पे कहेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये क्लासिफिकेशन हमने किस पे किया है? टर्म के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? तो अगर इनके एग्जाम्पल्स आपको देना हुआ तो आप यहाँ पे ये जो मैंने पिछले स्लाइड में दिया था, तो ये देखो एक टर्म का लिखा हुआ पॉलिनोमियल, यहाँ सिर्फ एक टर्म है, सिर्फ अकेले x मैंने लिखा है, तो ये क्या है आपका? मोनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म लिखे गए हैं, तो ये क्या है? बाइनोमियल। अगर मैं यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दूं, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो पॉलिनोमियल जो मोनोमियल है ना, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिख दूं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं सिर्फ 5 लिख दूं और मैं कहूँ कि क्या 5 हमारा पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर, 5 यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल है। अब क्यों है ये अभी मैं बताने वाला हूँ। अभी के लिए बस इतना देखो कि 5 हमारा पॉलिनोमियल है और ये कैसा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है सर, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एक टर्म लिखा है, सिर्फ 5, तो ये क्या है? मोनोमियल। ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x, सिर्फ और सिर्फ x, तो सर क्या है? मोनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x, तो ये क्या है सर? ये भी मोनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x स्क्वायर, तो सर ये क्या है?
ये भी सर मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक टर्म है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x² तो ये क्या है सर? ये भी मोनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 100x² तो ये क्या है सर? ये भी मोनोमियल है। अगर मैं लिख दूँ 999x³ या फिर क्यूब तो ये क्या है सर? ये भी मोनोमियल है। तो समझ पा रहे हो ना? यानी मोनोमियल क्या हो गया? जिसमें आप देख पा रहे होगे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक टर्म का यूज़ किया है। क्या मैं यहाँ पे दो टर्म का यूज़ कर रहा हूँ क्या? नहीं। तो अब एग्जाम्पल में देखते हैं दो टर्म से बने हुए बाइनोमियल की। तो अगर मैं बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखूँ तो बाइनोमियल के एग्जाम्पल्स में आप क्या क्या कर सकते हो, कुछ आप भी बताते रहो, अपने दिमाग में सोचते रहो कि क्या हो सकता है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x-3 तो देखो x आपका एक टर्म है और -3 आपका दूसरा टर्म, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल का एग्जाम्पल। ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो x³ -9, ये क्या है? ये भी आपका बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x² -4 तो ये क्या है? ये भी सर आपका बाइनोमियल का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है। ठीक है, सब मैंने माइनस ही लिख दिया, इसको प्लस कर लो, है ना? यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ एक प्लस का एग्जाम्पल आया समझ में? तो देखो ये जो टर्म है ये कौन डिसाइड करा रहा है? प्लस और माइनस का सिंबल। ऐसे अगर बात करी जाए ट्राइनोमियल की तो आप ट्राइनोमियल में लिख सकते हो 4x² -3x -2। चलो यहाँ प्लस कर लो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्राइनोमियल की, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स लिखे गए हैं। आया समझ में? समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो मैं यहीं पे आपको एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ। क्या? वो आप समझो कि सर आप यहाँ पे देख रहे होगे कि सर यहाँ पे आपने x की पावर एक बार 0 लिखी और यहाँ पे x एक बार स्क्वायर लिखा, सॉरी यहाँ पे x टू दी पावर आपने 1 लिखा और यहाँ पे x स्क्वायर है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो टर्म के बेसिस पे तो ये हो गया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स बने जहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल तो हमारा एक ही है जो कि x है, बट इसके पावर यहाँ पे अलग अलग हैं। यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। तो इसको फिर हमने डिवाइड कर दिया किसके बेसिस पे? डिग्री या फिर पावर के बेसिस पे। तो अगर मैं बात करूं डिग्री एंड पावर के बेसिस पे, तो डिग्री एंड पावर के बेसिस पे जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं वो हो जाएंगे क्या क्या? तो पहला है जिसको आप पढ़ते हो लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपने क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। फिर क्लास 10th में अब आप क्या पढ़ने वाले हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक और आपका एग्जाम्पल में आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर इससे ज़्यादा हो, हालांकि अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतने ही हैं, यानी 9th में आपने लीनियर पढ़ लिया, 10th में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना होता है और थोड़ा बहुत आपको क्यूबिक पढ़ना होता है, बहुत थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप में या बहुत ज़्यादा इसके सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है सर? ये डिग्री के बेसिस पे हैं और पावर के बेसिस पे अगर मैं इनको कह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है डिग्री या फिर कह लो पावर के बेसिस पे। तो अब ये क्या थे? तो अगर आपको याद हो जो आपने पहला एग्जाम्पल किया था शुरू में, क्या जब मैंने आपसे ये पूछा कि आप अपने स्कूल से जाते हो, सॉरी आप अपने घर से जाते हो स्कूल, तो आपने बताया आंसर कि सर हमने वहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का आपने क्या लिया था? हेल्प या फिर फॉर्मूले का इस यूज़ करके आपने वहाँ पे टाइम निकाला था। और क्वेश्चन ये था
कि जो डिस्टेंस था वो था 12 किलोमीटर और जो आपकी स्पीड थी वो थी 4 किलोमीटर पर आवर की, तो आपने टाइम बता दिया था सर आएगा 3 आवर, ये आपने फाइंड किया था, है ना। तो चलो अगर मैं इसको इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कराऊं कि मैं यहाँ पे d जो कि 12 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 12, और टाइम क्योंकि मुझे नहीं पता था, टाइम हम फाइंड कर रहे थे, तो टाइम को मैं लिख दे रहा हूँ t, और जो मेरा स्पीड था वो था 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ 4। और मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस बात को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप ध्यान से समझना। अगर मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना हुआ तो मैं इसको लिखूँगा 4t = 12। ध्यान से देखो, मैंने इस t को इधर ले आया जब मैं, तो ये क्या हो गया 4t = 12। तो अब आपने जब बताया कि सर टाइम उस समय 3 घंटे लगे उसको, तो अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू क्या रख दूँ, यहाँ पे 3 और ये 4 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई करूँगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 12 ही तो आएगा। तो आप देखो यानी कि यहाँ पे ये जो t की वैल्यू 3 है, यानी कि जब मैं t की वैल्यू 3 रख दूँगा तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये जो पूरा हमारा इक्वेशन बन रहा है, ये क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाइड हो जा रहा है। यानी कि t की किस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, t की 3 वैल्यू, जब 3 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पे ये जो t की वैल्यू है ये कितनी आई, सिर्फ और सिर्फ 1। क्या किसी और भी t की वैल्यू पे ये सेटिस्फाई होगा क्या, तो नहीं होगा। आप करके देखो, अगर आप यहाँ पे t की आप कोई दूसरी वैल्यू रखोगे तो रिजल्ट में आपको 12 नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना बात। तो यानी कि जब हमारा पॉलिनोमियल या इक्वेशन में उसकी जो आंसर है, अब ये क्या आ रहा है, ये आंसर ही तो आ रहा है, t की वैल्यू ही तो आ रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। इसी को हम अपने जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। और दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जब हमने सॉप पे, जब मैंने सॉप का रेफरेंस डाल दिया उस स्टोरी में, तो वहाँ पे समय जो है वो 2 निकल के आए थे, है ना। समय क्या हो गए थे, 2। समय की जो टाइम थी उनकी वैल्यू आ गई थी 2। तो जब हमारा एक्सप्रेशन में टाइम 2 बार आ गया तो इसका मतलब वो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये जो लिखा जा रहा है ना, जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूँ, जैसे कि 3x - 5, तो यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है, जिसको हम लिखते नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। बट आप एक बात समझना कि यहाँ पे x⁻1 का ये मतलब हुआ कि जो x की वैल्यू है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। ठीक है, मतलब x की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। और अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3x² - 5। तो इस x² का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। समझ पा रहे हो बच्चों, नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल से समझो। देखो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो हमारा x² - 16 = क्या है, 0 है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं कहूँ इसमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करो, क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे कि सर x² और ये जो -16 है इसको हम राइट साइड ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये स्क्वायर को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4। तो क्या ये आंसर कंप्लीट है आपका, ये जो 4 है ये सही है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या ये कंप्लीट आंसर है। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे कहूँ, ध्यान से समझना बच्चे,
अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर यहाँ पे देखो कि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, अगर मैं इस बात पे नोटिस करूँ, थोड़ा सा गौर करूँ, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ अगर कि इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पे 4 पुट करूँगा, यानी अगर x को मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो इसका स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 16 ही तो आएगा, जो कि यहाँ पे आंसर आया हुआ है। बट एक बात समझना, अगर मैं -4 का स्क्वायर करूँगा तो भी तो बच्चों 16 ही आएगा। मेरे भाई, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे फुलके जैसे भाई, आप ये सोचो कि यहाँ पे -4 स्क्वायर करने पे भी तो सर 16 ही आ रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो गई कि नहीं? यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ 4 नहीं होगा, इसके साथ साथ -4 भी होगा। तो ये क्या है आपका, क्योंकि यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी 2 मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं, यानी कि 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब वो कैसे आएगा, वो आगे जब इस चैप्टर को कंटिन्यू करते रहेंगे तो आगे हम जानेंगे, क्योंकि होगा ये कि कई बार ऐसा इक्वेशन बनेगा जहां पे आप देखोगे कि x इक्वल टू आपको 3 and 3 ये दोनों लिखे हुए मिल जाएंगे, यानी कि जो x की 2 वैल्यूज आएंगी ना, वो दोनों वैल्यूज सेम ही हो जाएंगी। तो जब दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि वैल्यू कितनी है, 1। यानी कि जब आपका इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो लिखा जाता है जैसे कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो यहाँ पे ये जो x स्क्वायर लिखा गया है, तो इस 2 का मतलब ये हो जाता है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में जो ये पावर है 2, ये डिफाइन करता है कि यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा x है, इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो कितनी होंगी, वो 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो ना बात को? तो ये है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे ये जो x स्क्वायर होता है, तो आई होप कि इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। स्क्वायर यहाँ पे ये बताता है कि इस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम वैल्यू वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो 2 होगा या तो 1 होगा। और अगर वही बात करी जाए लीनियर की, तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ लीनियर पॉलिनोमियल की, तो एग्जांपल में है जैसे x माइनस 5 इक्वल टू, क्या लिख दूँ यहाँ पे, 2 लिख दो। तो अब आप देखो यहाँ पे, यानी कि x की मैं से क्या वैल्यू रख दूँ कि हमारा रिजल्ट 2 आ जाए। तो आप कहोगे कि सर आप यहाँ पे x की वैल्यू को अगर आप 7 रखोगे तो 5 माइनस करके रिजल्ट क्या आएगा, 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 7, यानी यहाँ पे x का जो वैल्यू आया वो आप क्या रख सकते हो, 7। तो यहाँ पे x की सिर्फ एक ही वैल्यू तो आई, क्या और कुछ रख सकते हो क्या, नहीं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, तो इसलिए वैल्यू कितनी आ जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। और क्वाड्रेटिक होगा तो 2 भी हो सकता है, 1 भी। ऐसी अगर बात करी जाए क्यूबिक में, तो क्यूबिक में तो सर x की पावर 3 होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो अब देखो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो 2x स्क्वायर माइनस 5, या फिर एक और लिख लो 5x माइनस 6, ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पे x की पावर 3 है। इस पूरे पॉलिनोमियल में जो x जो हमारा वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वेरिएबल जो है हमारा उसका पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3। तो मैं कहूँगा इस पूरे पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कह लो, या फिर मैं कहूँ कि
x की वैल्यू वो कितने आएंगे, तो मैक्सिमम सर 3 आएंगे, मैक्सिमम 3 आएंगे। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी, लेकिन मैक्सिमम 3 होगा। तो यहाँ पे ये जो 3 है वो क्या डिफाइन करेगा कि इस पॉलिनोमियल के जो x है, तो इस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है आपका 3। ऐसे अगर 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, 6 है तो 6। समझ पाए? तो अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक में ये जो पावर्स आ रहे हैं उनका क्या मतलब है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे सोचो कि सर आपने यहाँ पे बताया कि x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और इन सब के साथ वेरिएबल लिखा हुआ है, तो इस 6 के साथ वेरिएबल्स क्यों नहीं लिखा हुआ है? तो ये 6 बिना वेरिएबल के लिखा जाता है क्या? तो इसका आंसर हाँ भी है ना भी। अब दोनों आंसर कैसे हुए तो समझो बात। एक्चुअली में यहां पे जो 6 है ना, इसके साथ लिखा जाता है x टू द पावर 0, x टू द पावर 0। तो जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम मैथमेटिशियन क्या होते हैं, आलसी, लेजी होते हैं। हम सोचते हैं कि हमको इतना ना लिखना पड़े, तो हमको जहाँ ज़रूरत लगती नहीं है या हम कोई चीज़ अंडरस्टूड होती है तो हम नहीं लिखते। जैसे देखो यहाँ पे तो हम x क्यूब लिखते हैं, यहाँ पे हम 2 पावर लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पावर 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। इसी तरीके से इस 6 के साथ में x टू द पावर 0 लिखा होता है, और x टू द पावर 0 इसकी वैल्यू होती है 1। और सिर्फ x टू द पावर 0 ही नहीं, एनीथिंग, एनी नंबर, एनी वेरिएबल, या फिर मैं कहूँ एनीथिंग पावर 0, ठीक है, एनीथिंग पावर 0, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1। अगर पावर आपका 0 है तो रिजल्ट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पे x टू द पावर 0 होता है, और क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है उसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पे x टू द पावर 0 नहीं लिखते हैं। बट हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 6 के साथ क्या लिखा गया है, x टू द पावर 0 लिखा गया है। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो स्टार्ट होता है 0 से, फिर पावर x, फिर पावर 1 होता है, फिर पावर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे चलता जाता है। समझ गए बात को? समझ गए ना? तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपने क्लास 9th में देखा होगा कि जब आप पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जाता था कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है? तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक और बहुत इजी सा आंसर है कि सर आपका जो वेरिएबल होता है ना, जो आपका वेरिएबल होता है उसका जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। जो भी आप वेरिएबल लिखोगे तो उसका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर का मतलब ये हो गया कि सर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी कि आप 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4, 5, 6, 7 और ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन उसका पावर इसके अलावा अगर कुछ भी हो गया तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। समझ पा रहे हो? जैसे कि अगर आप ये देखो जो मैं एक्सप्रेशन लिखा हूं, तो यहाँ पे जो मेरा x है वो क्या है, वेरिएबल, और यहाँ पे x की पावर को मैंने क्या रखा हुआ है, 0। यहाँ पे x की पावर को मैं क्या लिख रहा हूँ, 1। यहाँ पे x की पावर को क्या लिखा हूँ, 2। और यहाँ पे x की पावर को क्या लिखा हूँ, 3। तो यानी कि पावर किस में है, 0, 1, 2, 3। तो ये जो 0, 1, 2, 3 है ये क्या है, होल नंबर में ही तो है। समझ पा रहे हो ना बात को?
तो अगर मैं एग्जाम्पल में ये कहूँ आपसे कि सर ये बता दीजिए तब √2x+3 एंड 2√x+3 एंड √2x+3, इन तीनों एक्सप्रेशन में कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है और कौन सा हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, बता सकते हो आप? चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ क्या कि पॉलिनोमियल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अभी मैंने बताया ये पता चलेगा वेरिएबल का पावर। देखो किसका पावर? वेरिएबल का। तो वेरिएबल की पावर अगर होगा होल नंबर, किसमें होगा? होल नंबर में, तो वो क्या होगा? हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट अगर हमारा पावर होल नंबर में नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा इसमें वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल है सर x, और यहाँ पे ये जो x वेरिएबल है इसका पावर कितना है? तो इसका पावर है सर 1। तो यहाँ पे ये जो पहला इक्वेशन लिखा हूँ मैं, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। और अगर मैं बात करूँ सेकंड एक्सप्रेशन की, तो यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट नंबर है और x के साथ लगा हुआ है रूट, और आपको पता होगा रूट x को आप क्या लिखते हो? x⁻1/2, यानी कि यहाँ पे x का पावर कितना लिखा जाता है? हाफ लिखा जाता है। x की पावर क्या लिखी गई है? हाफ, और हाफ मतलब p/q। तो क्या होल नंबर में फ्रैक्शन आता है क्या? होल नंबर में क्या 1/2 आता है क्या? नहीं, 0, 1, 2, 3 आता है ना? ऐसा तो है नहीं ना कि 0 और 1 और इन दोनों के बीच में 1/2 आता है। होल नंबर में क्या 0 और 1/2 और उसके बाद 1 आता है क्या? नहीं सर, 0 के बाद सीधा 1 आता है, उसके बाद सीधा 2 आता है, उसके बाद सीधा 3 आता है। ना तो उनके बीच में फ्रैक्शन आता है, ना डेसिमल आता है, ना नेगेटिव पावर आता है। यानी कि हमारा यहाँ पे जो ये वेरिएबल x है, तो इस x का यहाँ पे पावर कितना हो रहा है? 1/2। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन देखो। थर्ड कंडीशन में जो हमारा कांस्टेंट है और ये जो वेरिएबल है, इन दोनों पे देखो रूट लगा हुआ है। तो यानी कि यहाँ भी हमारा जो पावर है वो कैसा लिखा गया है? इसको लिखा गया है 2 के साथ x है और इसका पावर लिखा गया है 1/2। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो पावर उसका कितना है? हाफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे पहला कंडीशन था, अगर हमारा कांस्टेंट के साथ रूट लगा है, कांस्टेंट के साथ रूट लगा है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो वेरिएबल था उसका पावर 1 था। हमें वेरिएबल का पावर चेक करना है, कांस्टेंट टर्म की नहीं। कांस्टेंट हमारा अगर रूट में है तो कोई टेंशन नहीं, हमारा जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। हमें बस ये चेक करना है। समझ पाए? इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे कि अगर मैं कह दूं 2 + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखो यहाँ पे इसको आप क्या लिखते हो? यहाँ पे ये 1/x को आप लिखते हो x⁻⁻1। तो क्या होल नंबर में -1 आता है क्या? नहीं। तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना बच्चों आप लोग? तो अभी जो आपने अभी तक मैंने आपको बताया, तो हमने आपको पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना बताया, उसमें टर्म्स क्या होते हैं वो बताया, पॉलिनोमियल को जो हम डिग्रीज में या पावर में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्लासीफाई किए हैं, उसको बताया, उसका क्या मतलब होता है हमने ये जाना। अगर पावर 2 है तो उसका क्या मतलब हो रहा है, और अगर पावर 1 है तो उसका क्या मतलब है, हमने ये जाना। अब यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ है, मैं वो बताता हूँ और फिर चलते हैं हम अपने
आगे कॉन्सेप्ट पर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है, ये समझ लो। क्या? देखो, एक अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि सर हम यहाँ पे ये जो 3 है ना, इसके साथ हम कोई वेरिएबल लिखते तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल हमारा x टू द पावर 0 होता है, ये हमें पता है, अंडरस्टूड है। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को क्या पढ़ा जाता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म होता है ये, ठीक है। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पे जो x है इसके साथ में क्या लिखा गया है, 2, और यहां पे जो x है इसके साथ में लिखा क्या गया है, तो देखो यहां पे लिखा तो कुछ नहीं गया है, बट आप कह सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट सर यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो देखो दोनों में अंतर समझना, कांस्टेंट में और यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो है कोफिशिएंट। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कोफिशिएंट बताना चाह रहा हूँ। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कांस्टेंट और कोफिशिएंट में। कांस्टेंट भी नंबर होता है, कोफिशिएंट भी नंबर होता है, बट दोनों का मतलब अलग होता है। कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है, उसके साथ में कुछ नहीं होता। लेकिन जो कोफिशिएंट होता है वो वेरिएबल के साथ लिखा जाता है, या फिर ये कहूँ कि वेरिएबल का जो मैग्नीट्यूड होता है, आपने फिजिक्स में एक वर्ड सुना होगा मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया कि जो हमारा वेरिएबल है जैसे कि x, इसके साथ में जो वैल्यू लिखी गई है, क्या लिखी गई है, 2। तो कोफिशिएंट अगर मैं कहूँ कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल में क्या है, 2 है, सॉरी माइनस है ना, तो -2 है। और अगर मैं ऐसे ही कहूँ कि इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे कि सर 1 है। समझ पाए बात? तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट समझ पाए। कोफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल के साथ लिखा जाए, और वेरिएबल के साथ का मतलब हो सकता है कि वेरिएबल का पावर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये तीनों हो, है ना, हो सकता है कि ये तीनों हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूं यहाँ पे 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब यहाँ पे देखो ये भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, बट आप देखोगे तीनों में पावर डिफरेंट है। यहाँ पे वेरिएबल जो है उसका पावर 1 है, यहाँ जो वेरिएबल है इसका पावर 2 है, यहाँ जो वेरिएबल है इसका पावर 3 है। तो इसलिए यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं इन सब का कोफिशिएंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर मैं कहूँगा इस पॉलिनोमियल में x³ का कोफिशिएंट, तो आप बताओगे सर x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 होगा। अगर मैं कहूँगा x² का कोफिशिएंट, तो आप कहोगे कि सर x² का कोफिशिएंट -3 होगा। अगर मैं कहूँगा x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे x2 है, तो x का कोफिशिएंट 2 होगा। बट मैं कहूँगा इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट, तो आप कहोगे कि सर वो 1 है। समझ पाए बात आपको? ये चीज़ें समझ में आ रही हैं ना अब, कि क्या है कोफिशिएंट और क्या है कांस्टेंट, कैसे पहचान करेंगे। अब तो इजी होगा, कोफिशिएंट पहचानना मुश्किल नहीं है ना। तो अब यहाँ से एक कदम आगे की तरफ चलते हैं। आज आपको मुझे समझ, आई होप कि आपको ये सब सारी चीज़ें आज अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे अब आपको एक स्टेप आगे ले चलूँ, तो अब मैं यहाँ से आपको एक बात बताने वाला हूँ, और वो ये है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि क्लास 9th में आपने लीनियर पढ़ा हुआ है, तो आज हम क्लास 10th में अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो अगर मैं कहूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ऐसे पॉलिनोमियल को कहेंगे जहाँ पे डिग्री और पावर कितना होगा,
2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे पॉलिनोमियल से कहेंगे जहाँ पे जो डिग्री होगा या फिर कहूँ पावर होगा वो यहाँ पे कितना होगा 2। तो अगर मेरे दिमाग में ये आए कि मैं एक ऐसा सिंप्लीफाइड और एक ऐसा फॉर्मूला या ऐसा तरीका लिख दूं जो इस दुनिया में जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे जा रहे हैं या जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगे उन सब को वो रिप्रेजेंट कर दे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का क्या आता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यानी ये एक ऐसा फॉर्म है कि आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखोगे तो वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से ही रिप्रेजेंट हो जाएगा। और वो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो है ax² प्लस bx प्लस c। ये जो ax² प्लस b प्लस c है ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ पे a की जो वैल्यू है ना, जो हमारा a है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। a की जो वैल्यू है ये आप 0 नहीं लिख सकते। और यहाँ पे जो a b c मैं लिखा हूँ ये a b c क्या बता रहे हैं, यहाँ पे a b c डिनोट कर रहे हैं नंबर्स को या फिर मैं कह दूँ कांस्टेंट वैल्यूज़ को। और जो यहाँ पे x लिखा गया है वो क्या है, वेरिएबल है। वो क्या है, वेरिएबल है। यानी कि ये जो मैं पॉलिनोमियल लिखा हूँ तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो a b c है वो नंबर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे समझो आप कि यहाँ पे मैं लिख दूँ 3x² माइनस 2x प्लस 5। तो यहाँ पे ये जो a b c है ये जो नंबर्स हैं जो कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हैं, a किसके साथ लिखा गया है, x² के, b किसके साथ लिखा गया है, x के। तो ऐसे ही देखो x², तो x² के साथ में क्या लिखा हूँ 3, तो ये जो 3 है ये किसको डिनोट कर रहा है, a को। ऐसे मैं बात करूं x, तो x के साथ क्या लिखा गया है -2, और ये -2 किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है b को। और ये जो 5 है ये किसको डिनोट कर रहा है, c को। और यहाँ पे देखो ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा गया है और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हूँ तो आप देख सकते हो कि ये सेम ही तो है। बस यहाँ पे मैंने a b c लिखा हुआ है क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि यहाँ पे a b c में मैं क्या नंबर लूँगा। मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, है ना, मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल दो तो ज़रूरी है क्या कि आप 3x² माइनस 2x प्लस 5 ही बोलोगे, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे a b c ये क्या डिनोट करते हैं, नंबर्स को, कि यहाँ पे a b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। समझ पा रहे हो बात को। तो अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि क्या अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो क्या अगर मैं ये कहूँ कि ये x² माइनस 4 क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई। कैसे सर, आपने तो कहा था कि ax² प्लस bx प्लस c होगा। यहाँ पे x² तो है लेकिन यहाँ पे x तो नहीं दिख रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस पॉलिनोमियल में क्या हो, x हो, लेकिन ज़रूरत ये है कि वहाँ पे x² होना चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी होगा अगर वहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है। अगर जैसे ये है यहाँ पे अगर x² को मैं हटा दूँ, अगर मैं सिर्फ लिख दूँ x माइनस 4 तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे x लगा दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, भले इसमें x ना लिखो। जैसे ये है, अगर मैं यहाँ से 2x गायब कर दूँ
और 3x प्लस 5 लिख दूं तो भी ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर है। और अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पे ये -2x ना हटा के मैं सिर्फ और सिर्फ क्या हटा दूं? 5, और ये लिख दूं 3x स्क्वायर -2x, तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे x की पावर 2 है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए उस एक्सप्रेशन में x टू द पावर 2 का होना जरूरी है। इस वजह से x टू द पावर जो यहाँ पे x स्क्वायर होता है, इसके साथ कभी भी आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने 0 लिख दिया तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर रिजल्ट हो जाएगा 0, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूँ 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो ये तो 0x स्क्वायर सॉल्व होके 0 ही हो जाएगा और एक्सप्रेशन बनेगा -3x प्लस 5। तो यहाँ x स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट अगर मैं लिखूँ x स्क्वायर -4, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर है लेकिन x गायब है, यानी x को हमने क्या लिख दिया? 0। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा? तो मैं लिखूँगा x स्क्वायर और यहाँ पे देखो क्या गायब है? bx, ये गायब है ना, तो इसकी जगह पे मैं लिखूँगा प्लस 0x और -4 किसको डिनोट कर रहा है? प्लस c को, तो ये हो गया -4। यानी कि जो bx है तो b को मैं 0 लिख सकता हूँ, c को भी मैं 0 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं a को 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं a को 0 लिख दूंगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म ही नहीं बनेगा। आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? तो ये भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो अब समझते हैं यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हम आंसर्स निकालते हैं, यानी कि जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। और ये अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन में एक इक्वेशन आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना भाई। अब यहाँ पे आप गौर करो तो इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पे जो t है 2 बार है, यहाँ पे t पावर 1 है और यहाँ पे t का पावर 2 है। और अगर यहाँ पे t का पावर 2 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो t यानी जो टाइम होगा उसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी। टाइम की कितनी वैल्यूज़ आएंगी? 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो आपने ये सोचा होगा कि जब ये इक्वेशन तो ऐसा तो था नहीं कि किसी के दिमाग में ऐसे सो रहा था और अचानक से उनके दिमाग में आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। इस चीज़ को पहले उन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया होगा? डिफाइन किया होगा, उन्होंने चेक किया होगा कि ऐसा होता है क्या, और फिर जाके उन्होंने इसका क्या बनाया होगा? फॉर्मूला। तो जब यहाँ पे ये इक्वेशन बना तो ये पता है कैसे आया? ये ऐसे आया कि अगर आप किसी बॉल को ऐसे हवा में उछालो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो और बॉल को अगर आप यहाँ पे मान लो कोई एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पे फ्लोर्स लिखे हुए हैं, फ्लोर्स, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, और आपने यहाँ से आप यहाँ पे खड़े होके इस बॉल को ज़ोर से उछाले कि बॉल जो है ऐसे ऊपर होता हुआ गया और मान लो वो जो आपका 6th फ्लोर है वहाँ तक गया, और फिर यहाँ से पहुँचने के बाद वापस क्या करेगा? वो गिरने लगेगा, क्योंकि भाई जब आप फेंकोगे तो बॉल वापस नीचे भी तो आएगा, तो नीचे आने लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 4 जो 4th फ्लोर होगा, 4th फ्लोर पे बॉल, जो 4th फ्लोर पे बॉल होगा उसकी जो टाइमिंग होगी वो 2 होगी। एक जाते हुए वो बॉल 4th फ्लोर तक पहुंची होगी ना, तो जाते हुए यहाँ पे उसका टाइम मान लो t1 हुआ होगा, और जब वो वापस घूम के आ रहा था तो 4th फ्लोर पे उसका टाइम क्या हो रहा होगा? t2 हो रहा होगा। ऐसे ही
थर्ड फ्लोर पे भी जब वो जा रहा था तो उसका यहाँ पे भी थर्ड फ्लोर पे भी जाते हुए टाइम कुछ और हो रहा होगा, मान लो T3 हो रहा होगा। और जब वो वापस लौट के आ रहा था तो जब वो थर्ड फ्लोर तक पहुंचा होगा तो उसका टाइम T4 हो रहा होगा। यानी कि सेम फ्लोर पे दो अलग अलग टाइम हो गए। जैसे फोर्थ फ्लोर पे 2 टाइम हो गया, थर्ड फ्लोर पे 2 टाइम, सेकंड फ्लोर पे 2 टाइम आ गए। तो यहीं से ये इक्वेशन आया कि जो t की वैल्यू है वो 2 हो जाएगा, 2। समझ पा रहे हो? और यही तो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो देखो इसका यूज है, बस फिजिक्स में हम क्या करते हैं, उसको हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके देखते हैं, और मैथमेटिक्स में उसको क्या करते हैं, एज अ मैथमेटिक्स यानी सॉल्यूशन के तौर पे हम पढ़ते हैं। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रखूंगा, और जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे जो t है यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें ये जो x होते हैं ना, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। और इसकी वैल्यू को जब आप फाइंड करते हो तो उसी को क्या बोला जाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम सीखेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मज़ा आया, ये पढ़ने में आपको लगा कि हाँ सर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, तो यार अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मुझे भी बताइएगा, जिससे कि मुझे और अच्छा लगेगा और मुझे और मज़ा आएगा कि मैं आपके लिए और ऐसे बेहतर और भी अपने आप को इम्प्रूव करके अच्छे से आपको चीज़ों को मैं बता सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।